हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट 2024 बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसके अंतर्गत पार्ट 3 के अंतर्गत आज फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। जिसके अंतर्गत क्वेश्चन है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन या एनिलीन का संश्लेषण संभव नहीं है। सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी एमीन एज ए एनिलीन नॉट पॉसिबल थ्रू गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो देखिए इसका रीजन क्या होगा। हम लोगों ने गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पढ़ी है शॉर्ट नोट, वहाँ पर भी हमने इसका रीजन बताया हुआ था और फिर से हम इसका रीजन बता रहे हैं। देखिए जो थाइलिक एसिड होता है, थाइलिक एसिड का पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट के साथ जो है हम एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन कराते थे। तो यहाँ पर ये हमारे पास थाइलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है और इस पोटेशियम सॉल्ट के साथ में जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, जैसे RX एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड की जो पोटेशियम थैलामाइड के साथ में ये जो रिएक्शन होती है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर X जो होता है वो पोटेशियम साथ चला जाएगा केस के फॉर्म में और यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यौगिक प्राप्त होता है, जिसे हम N एल्किल थैलामाइड के नाम से जानते हैं। क्योंकि N से एल्किल जुड़ा है, एल्किल से जुड़ा है, तो N एल्किल हो गया थैलामाइड, N एल्किल थैलामाइड। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 1 डिग्री एमीन गेन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ये 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो थाइलिक अम्ल के पोटेशियम या सोडियम साल्ट की एल्किल हैलाइड के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है जो उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि एरोमेटिक एल्किल हैलाइड जो हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं, सरलता से विशेष कंडीशन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर देते हैं। तो इसीलिए जो है इस विधि द्वारा हम गैब्रियल थैलामाइड द्वारा जब हम एरिल हैलाइड के द्वारा 1 डिग्री हेमीन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गैब्रियल थैलामाइड का ये पोटेशियम सॉल्ट जो है इसमें थैलामाइड आयन है, नेगेटिव थैलामाइड आयन है। अब इसकी जब एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एरिल हैलाइड के साथ ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर नोट या आंसर में ही लिख सकते हैं कि एरिल हैलाइड की गैब्रियल ना कर पोटेशियम थैलामाइड लिख देंगे, पोटेशियम थैलामाइड के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते हैं। क्या करते हैं, सरलता से नहीं देते हैं। अतः इस विधि द्वारा एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन का निर्माण संभव नहीं है, निर्माण संभव नहीं है। कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड की पोटेशियम थैलामाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एरिल हैलाइड डू नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction
विद पोटेशियम थैलामाइड, थैलामाइड। ठीक है, क्यों नहीं संभव है? बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो इन दिस मेथड डज नॉट प्रिपेयर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसको स्टूडेंट आसानी से समझ के लिख सकते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक एलिफैटिक एमीन के संश्लेषण के लिए गैब्रियल थैलामाइड का प्रयोग किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक एमीन प्रेफर द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। वह दूसरा क्वेश्चन है एलिन फील्ड का अफ्रीका नहीं देता है, क्यों? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी समझेंगे। देखिए, जो एलिफैटिक एमीन के प्रिपरेशन के मेथड हैं उन वहाँ पर ये बताया, बहुत सी ऐसी विधियाँ हैं जिन्हें बताया गया है कि 1 डिग्री के साथ में 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकता है। लेकिन गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया में क्या होता है कि थाइलिक एसिड के हम पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट के साथ में हम जब रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब कराते हैं, तो यहाँ पर जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब होती है तो यहाँ पर उसका हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो केवल वहाँ पर 1 डिग्री एमीन ही बनता है, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मिक्सचर ना बनकर सिर्फ जो होता है प्योर 1 डिग्री एमीन ही प्राप्त होता है। इसलिए हम इस मेथड को ही ज़्यादातर प्रेफर करेंगे प्योर 1 डिग्री एमीन के प्रिपरेशन के लिए। जैसे ये पोटेशियम थैलामाइड है, पोटेशियम थैलामाइड की एल्किल हैलाइड के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो क्रिया होती है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा ये यहाँ पर एन एल्किल थैलामाइड बनेगा, जिसको हम एसिडिक मीडियम में यदि हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये 1 डिग्री एमीन बन जाता है, ये 1 डिग्री एमीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही इसका आंसर है कि गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एलिफैटिक एमीन में केवल 1 डिग्री एमीन ही प्राप्त होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस मेथड को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया द्वारा केवल 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन प्राप्त होता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन का मिश्रण नहीं बनता है, मिश्रण नहीं बनता है। ठीक है, इन दिस reaction formed only 1 degree aliphatic amine and do not formed the mixture of 2 degree and 3 degree amine. Hence, prefer the Gabriel Thalamarde synthesis of 1 degree aliphatic amine. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया नहीं देता है। एनिलीन डज नॉट गिव्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो एनिलीन है C6H5NH2, इसमें नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, एक लोन पेयर होता है, इसलिए ये बिहेव करता है एक लुईस बेस के इक्विवेलेंट। और जो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया होती है उसमें जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है ये क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो जहाँ भी एसिड बेस मिलेंगे आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करके साल्ट बना देंगे। तो यहाँ पर एक साल्ट बन जाता है C6H5, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्लोरीन के पास, तो NH2 ये प्लस हो जाएगा और AlCl3 ये माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक लवण बन जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, तो साल्ट बनने के कारण नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया नहीं देगा। ठीक है, एनिलीन व एल्युमिनियम क्लोराइड की परस्पर
अभिक्रिया के द्वारा लवण साल्ट बनने से नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन परमाणु, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। इसलिए फिडेल-क्राफ्ट क्रिया संभव नहीं है। निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं एनिलीन एंड AlCl3 रिएक्ट, या ऐसे लिखो, रिएक्ट विद एनिलीन एंड एल्युमिनियम क्लोराइड to form salt. In this salt, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन एटम इज इनर्ट, इज डीएक्टिव, नाइट्रोजन एटम इज इनर्ट और डीएक्टिवेट for electrophilic substitution reaction. Hence aniline do not gives Fiedel-Crafts रिएक्शन। ठीक है, आ गया होगा स्टूडेंट समझ में, क्योंकि यहाँ पर जो लवण बन जाता है तो या साल्ट बन जाता है तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डिफिशिएंसी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति निष्क्रिय हो जाता है और इसलिए फिडेल-क्राफ्ट क्रिया संभव नहीं है। इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग अन्य क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथिलएमीन जल में फेरिक क्लोराइड द्वारा जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है, क्यों? इन वाटर मेथिलएमीन रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू गिव्स हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड PPT है। तो देखिए इसका रीज़न क्या होता है कि जो मेथिलएमीन है, मेथिलएमीन में जो एमिनो समूह होता है इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने के कारण ये वाटर की कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक जब होगा तो क्या होगा कि ये वाटर अपना एक H आयन, एमीन के नाइट्रोजन को देगा, मेथिल अमोनियम आयन बना देगा। ठीक है, अब ये क्या बचेगा यहाँ पर, OH माइनस बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बचेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पर है क्या कह रहा है कि मेथिलएमीन जल में फेरिक क्लोराइड से क्रिया द्वारा जल योजित फेरिक ऑक्साइड देता है। तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी? फेरिक क्लोराइड जो होता है एक इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, और फेरिक क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इस प्रकार से ब्रेक होता है, Fe3+3Cl-। ठीक है स्टूडेंट्स, जो Fe आयन जो होते हैं, Fe आयन की जो वाटर मॉलिक्यूल जो था H2O, उसका H आयन, तो उसका पोटेशियम H आयन तो चला गया एमीन के साथ में। ठीक है, अब बचा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं उनकी आप रिएक्शन हो जाएगी फेरिक आयन से, तो यहाँ पर ये बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, ये 2 Fe आयन होंगे और यहाँ पर 6 OH आयन होंगे, तो 2 FeOH का होल थ्राइस बनता है। इसी को लिखा जाता है Fe2O3 इंटू
3H2, मतलब FeOH का होल थ्राइस लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर Fe2O3 इंटू 3H2, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये ब्राउन कलर का पीपीटी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि methylamine is more basic than water molecule, hence H ion of water react with methylamine to form methyl ammonium ion and hydroxide, and ferric chloride is an electrolyte to ionize the Fe ion, Fe3 plus ion, 3Cl ion. Fe ion react the hydroxide ion to form फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मेथिल एमीन जल से ज़्यादा क्षारीय होने के कारण या जल से एच आयन ग्रहण करके या प्रोटॉन ग्रहण करके मेथिल अमोनियम आयन बनाता है तथा हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तथा फेरिक क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है जिससे Fe आयन और Cl आयन प्राप्त होते हैं। तो Fe आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन कलर का पीपीटी देते हैं। इसको नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। एनिलीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स कि एनिलीन के हाइलोजनीकरण व नाइट्रीकरण द्वारा मोनो प्रतिस्थापी व्युत्पन्न प्राप्त करने के लिए एनिलीन को पहले एसिटिलीकरण कहते हैं। वाई इज एनिलीन फर्स्ट एसिटाइलेशन टू ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स बाय हाइलोजनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हम एनिलीन का हाइलोजनेशन करें, जैसे एनिलीन की ब्रोमीन से रिएक्शन होती है, तो जो ब्रोमीन से रिएक्शन होती है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रिफिकेशन कराएंगे, नाइट्रीकरण कराएंगे, तो हमें आर्थो, मेटा और पैरा तीनों प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं एक ही प्रोडक्ट हो, या तो आर्थो प्राप्त हो, या तो केवल पैरा प्राप्त हो, या केवल जो है मेटा प्रोडक्ट प्राप्त, केवल एक ही मोनो प्रतिस्थापी, मतलब केवल आर्थो या केवल पैरा, केवल एक मोनो, मतलब तीनों में से केवल एक ही प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले एसिटिलीकरण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, जो एनिलीन में NH2 ग्रुप जो होता है, NH2 ग्रुप एनिलीन में उपस्थित सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग को क्या कर देता है? एक्टिवेट या सक्रिय कर देता है। इसलिए सभी मोनो प्रतिस्थापी संभव हैं। ठीक है, सभी प्रतिस्थापी मतलब आर्थो, मेटा एंड पैरा, सॉरी, दोनों आर्थो और एक पैरा, दोनों आर्थो और एक पैरा समूह व्युत्पन्न संभव होते हैं। व्युत्पन्न संभव होते हैं। ठीक है, मतलब एनिलीन में उपस्थित जो NH2 ग्रुप जो होता है बेंजीन रिंग को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। देन जितने भी पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक 2 नंबर पर, दूसरा 4 नंबर पर, तीसरा 6 नंबर पर, ये सभी प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्राप्त हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बेंजीन रिंग के NH2 ग्रुप को थोड़ा सा इनर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन एसिटाइलेशन द्वारा एसिटिलीकरण द्वारा NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट करने से बेंजीन रिंग की
एक्टिविटी कम हो जाती है जिससे यह केवल एक मोनो प्रतिस्थापी व्युत्पन्न देता है, प्रतिस्थापी व्युत्पन्न देगा। जैसे इस प्रकार से रिएक्शन अगर हम कराएं, ये NH2 ग्रुप है और इसकी रिएक्शन हम करा दें एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO का होल ट्वाइस O के साथ में, तो हैलोजनीकरण या नाइट्रीकरण करने से पहले हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा ये N, यहाँ से H निकल जाएगा, CH3COO H ग्रुप में NHCO CH3 CO CH3। ये हो जाएगा N फेनिल एथेनामाइड, N फेनिल एथेनामाइड बन गया। अब हम इसकी रिएक्शन यदि हम ब्रोमीन से कराएंगे तो एक ही मोनो प्रतिस्थापी मुख्य रूप से बनेगा NHCO CH3 और ये मुख्य रूप से पैरा प्रोडक्ट बनता है, आर्थो बनता है लेकिन मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 4 ब्रोमो एसिटेनाइड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराने पर फिर से NH2 ग्रुप आ जाएगा और CH3COOH, ये CH3COOH बाहर निकल जाएगा और Br आ जाएगा 4 नंबर पर। तो इस प्रकार से हमें एक ही मोनो प्रतिस्थापी बन रहा है। अगर हम यही रिएक्शन अब हम कराएंगे HNO3 के साथ में, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर एक ही प्रतिस्थापी बनेगा ये NO2 और ये बनेगा NHCO CH3, ठीक है, 4 नाइट्रो एन फेनिल एथेनामाइड। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में तो फिर से ये NH2 ग्रुप हमें प्राप्त हो जाएगा, 4 नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, 4 नाइट्रो एनिलीन बनता है आर्थो, लेकिन आर्थो की मात्रा कम होती है इसलिए हम मेजर प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं। ये बनेगा 4 ब्रोमो एनिलीन और ये 4 नाइट्रो एनिलीन। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि हम जो है हैलोजनीकरण व नाइट्रीकरण से में जो है मोनो प्रतिस्थापी उत्पन्न करने के लिए एनिलीन का पहले जो है एसिटिलीकरण क्यों करते हैं। एसिटिलीकरण करने पर ये क्या कर देता है, एक्टिविटी को कम कर देता है और NH2 ग्रुप को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करने के बाद बेंजीन रिंग को एक्टिविटी कम हो जाएगी जिससे केवल एक ही मोनो प्रतिस्थापी बनेगा, मुख्य रूप से पैरा डेरिवेटिव प्राप्त होंगे, आर्थो या अन्य डेरिवेटिव प्राप्त नहीं होंगे। ये दोनों रिएक्शन इसमें कॉमन है, इस प्रकार से दोनों को एक साथ लिख दिया। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि जो है हम मोनो प्रतिस्थापी उत्पन्न प्राप्त करने के लिए हम एसिटाइलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो होता है NH2 ग्रुप बहुत अधिक बेंजीन रिंग को सक्रिय कर देता है जिससे हमें सभी संभव प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें केवल एक ही प्रतिस्थापी अगर प्राप्त करना है तो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा जिससे NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो है इसका एसिटाइलेशन करेंगे। किसके द्वारा, हम एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा या एसिटिल क्लोराइड के द्वारा एसिटाइलेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण के द्वारा NH2 ग्रुप की प्रोटेक्ट हो जाएगा और बेंजीन रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिससे यह केवल एक ही मोनो प्रतिस्थापी मुख्य रूप से पैरा डेरिवेटिव ही देता है मुख्य रूप से। तो इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि अमीनो समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया में आर्थो पैरा निर्देशक होता है, लेकिन एनिलीन नाइट्रीकरण पर पर्याप्त मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है। ऑल्दो एमिनो ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन but aniline
ऑन नाइट्रेशन गिव्स ए सबस्टिट्यूशनल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो देखिए इसका रीज़न ये होता है कि एनिलीन का जब एसिडिक मीडियम में जब हम नाइट्रीकरण करते हैं, क्योंकि नाइट्रीकरण HNO3 के द्वारा होता है, तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम में चूँकि कॉन्स्टेंट H2SO4 प्रेजेंस में होता है, तो एसिडिक मीडियम में जब एनिलीन का जब नाइट्रीकरण होता है तो एनिलीनियम आयन बनता है, और एनिलीनियम आयन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन भी पर्याप्त मात्रा में बन जाता है। होता क्या है, जैसे हमारे पास ये एनिलीन है, ठीक है, इसका नाइट्रीकरण कराया हमने HNO3 प्लस H2SO4 द्वारा, तो यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। ये पैरा नाइट्रो एनिलीन, सॉरी ये NH2 होएगा, नीचे की पैरा पर NO2 आएगा, और बहुत ही लेस अमाउंट, लगभग 1 से 2% ही आर्थो नाइट्रो एनिलीन बनता है, ये लेस स्टेबल होने का। तो ये तो दिखाया गया कि यहाँ पर चूंकि ये NH2 ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए पैरा नाइट्रो एनिलीन और ये आर्थो नाइट्रो एनिलीन का मिक्सचर दे देगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर नाइट्रीकरण में पर्याप्त मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बना। मेटा नाइट्रो एनिलीन इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रीकरण कराया जा रहा है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा कराया जा रहा है। तो यह क्या एसिडिक मीडियम दे रहा है, इसको क्या दे रहा है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या होंगे, H आयन होंगे। तो जो H आयन इसको मिलेंगे तो इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और ये प्रोटोनेशन होने पर एनिलीनियम आयन बन जाएगा। इस प्रकार से H आयन जब जुड़ेगा आके तो यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH3 प्लस, ये एनिलीनियम आयन, ठीक है। ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, ठीक है। अब ये मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण अब इसका जब नाइट्रेशन कराएंगे, ठीक है, नाइट्रेशन, अब इसका जब नाइट्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसके नाइट्रेशन होने पर एनिलीनियम आयन चूँकि मेटा डायरेक्टिंग है इसलिए NO2 ग्रुप जुड़ेगा आके हमारे, ठीक है, कहाँ पर जुड़ेगा आके, NO2 ग्रुप जुड़ेगा आके हमारे मेटा कार्बन पर आकर। अब बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे इसकी, तो ये हमें फिर से मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। ये मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो इस प्रकार से यहाँ पर पैरा, आर्थो और मेटा तीनों प्राप्त होते हैं, लेकिन पैरा और नाइट्रो एनिलीन और मेटा नाइट्रो एनिलीन का अमाउंट लगभग बराबर होता है। इसका अमाउंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही लिस्ट होता है। ये लगभग 1:1 के रेशियो में प्राप्त हो जाते हैं, पैरा नाइट्रो एनिलीन और मेटा नाइट्रो एनिलीन। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जब हम एनिलीन का अम्लीय माध्यम में नाइट्रीकरण कराते हैं तो नाइट्रीकरण कराने पर पैरा व आर्थो नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में एनिलीन से एनिलीनियम आयन प्राप्त होता है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण इसका नाइट्रिफिकेशन द्वारा, नाइट्रेशन द्वारा हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर है, इसको नोट कर सकते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है, एनिलीन है, इसलिए मेन प्रोडक्ट में मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त है, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोमेटिक एमीन के डाइजोनियम लवण एलिफैटिक एमीन से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। डाइजोनियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। तो देखिए जो एरोमेटिक एमीन का डाइजोनियम साल्ट जो होगा, जिसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, इसमें इसके स्टेबल होने के कारण है यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होता है। किस प्रकार से रेजोनेंस होगा, देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से तो चूँकि नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इस नाइट्रोजन पर इंक्रीज हो जाएगी, डबल बॉन्ड बढ़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इसे, और ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये 2 लोन पेयर हो जाएंगे इसके पास। अब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे इस प्रकार से। तो रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो होती है 1 कार्बन टू अनदर कार्बन होती है इन बेंजीन रिंग, जो इसके स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इसीलिए एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाएंगे, जबकि जो हमारी जो एलिफैटिक एमीन्स डाइजोनियम सॉल्ट होंगे उनमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस नहीं होता है। जब रेजोनेंस होगा नहीं तो यहाँ पर रेजोनेंस ना होने के कारण ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ नाइट्रोजन एटम पर ही ज़्यादा रहेगी, जिससे ये लेस स्टेबल होंगे, और लेस स्टेबल होने के कारण क्या होंगे, लेस स्टेबल होने के कारण ये कम सॉरी ये लेस बहुत ही लेस स्टेबल हो जाएं, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो ये इसका आंसर लिखेंगे कि इन एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स हैव containing the resonance participate the benzene ring in the resonance। तो रेजोनेंस में बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करती है। देन इलेक्ट्रॉन localize the 1 carbon to another carbon in benzene ring, so it is stable, but aliphatic diazonium salt is not containing resonance, so it is less stable। इसमें रेजोनेंस नहीं है, अनुनाद संभव नहीं होता, अनुनाद संभव नहीं है, इसलिए यह अत्यधिक अस्थायी है। नॉट पॉसिबल द रेजोनेंस, सो इट इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। बट एरोमेटिक एनिलीन, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट अनुनाद के कारण यह स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, इट इज स्टेबल, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया, लिख लेंगे सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सल्फोनिलिक एसिड, जो कि एनिलीन की सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया द्वारा बनता है। सल्फोनिलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिडीकरण नहीं होता कह रहा है, जबकि इसका सोडियम साल्ट जो होता है वो एसिडीकरण, इसका जो एसिडीकरण सरलता से हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए जो एसिटिक एसिड होता है, सॉरी एसिटिक एसिड बोल रहे हैं, एनिलीन की जब एनिलीन की जब रिएक्शन हम कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये बन जाता है SO3H। एनिलीन सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिलिक एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चूँकि यहाँ पर लोन पेयर है तो ये क्या है, बेस है, लेकिन SO3 क्या होता है, इसकी नेचर कैसा एसिडिक होता है, इसलिए H चला जाएगा NH2 के पास, और ये बन जाएगा NH3 प्लस, और ये SO3 माइनस, सल्फोनिलियम आयन बन जाता है। सल्फोनियम आयन ये क्या होता है, सल्फोनिलिक आयन जो होता है ये एक ज्यूटर आयन होता है। ज्यूटर आयन जानते हो क्या होता है, डाइपोलर। ज्यूटर आयन ये डाइपोलर आयन,
डाइपोलर आयन का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स हों। तो NH2 पर NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है और SO3 पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ज्यूटर आयन या डाइपोलर आयन होता है। अब डाइपोलर आयन होने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण ये रिंग को एक्टिवेट या सक्रिय नहीं कर पाएगा, और रिंग को सक्रिय नहीं कर पाएगा, इसलिए ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिडीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। जबकि कह रहा है इसका सोडियम सॉल्ट लिया जाए, इसका सोडियम सॉल्ट लिया जाए तो सोडियम सॉल्ट में क्या होगा, ये SO3 Na होगा। अब ये डाइपोलर आयन नहीं बनाएगा। ठीक है, ये डाइपोलर आयन नहीं बनाता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और रिंग को एक्टिवेट करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिससे ये अस्थलीकरण कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इट इज एक्टिवेट द बेंजीन ring, hence its compound gives electrophilic substitution reaction and gives, कह सकते हैं, and gives एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन कह सकते हैं। एसाइलेशन, या कह सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देगा जो है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि इसका कारण क्या होता है कि जो एनिलीन की जब कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिलिक एसिड जो बनता है, सल्फोनिलिक एसिड एक ज्यूटर आयन के रूप में पाया जाता है। एक सल्फोनिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। ठीक है, ज्यूटर आयन के रूप में पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण, ठीक है, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घनत्व कम होने से या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि ये रिंग को सक्रिय नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तभी ये रिंग को, क्योंकि जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जिससे रेजोनेंस में जिस पर पार्टिसिपेट करेगा तो रेजोनेंस के कारण आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से ये रिंग को सक्रिय न करके निष्क्रिय कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा और इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन नहीं होगी, अम्लीकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब इसका सोडियम सॉल्ट है तो ज्यूटर आयन बनेगा नहीं, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा, जिससे ये एसिटाइलेशन हो जाएगी, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हो जाएगी। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राईमेथिल एमीन बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया देता है, लेकिन ट्राइफेनिल एमीन ऐसा नहीं करता है। ट्राईमेथिल एमीन रिएक्ट विद बोरान ट्राइफ्लोराइड बट ट्राइफेनिल एमीन फेल टू डू सो कमेंट्स। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हमें बताना है। तो देखिए, ट्राईमेथिल एमीन की बात करते हैं। ट्राईमेथिल एमीन है ये। तो ट्राईमेथिल एमीन में क्या होगा, नाइट्रोजन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े होंगे। थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। इस नाइट्रोजन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े होंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब ये मेथिल ग्रुप क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। मतलब प्लस आई प्रभाव ट्राईमेथिल एमीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिससे ये स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस का रूप में व्यवहार करेगा।
लुईस बेस के रूप में व्यवहार करेगा। अब चूंकि बेस है तो बेस किससे क्रिया करता है? एसिड से। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या है? एक लुईस एसिड है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या है? लुईस एसिड। अब जो लुईस बेस और लुईस एसिड की रिएक्शन होगी तो साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से साल्ट बनेगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये साल्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा, लवण बन जाएगा। ठीक है। अब जब हम लेंगे ट्राइफेनिल एनिलीन, ट्राइफेनिल एमीन लेंगे। ट्राइफेनिल एमीन का मतलब है 3 एरिल ग्रुप लेंगे हम, 3 एरिल ग्रुप C6H5, C6H5, दूसरा C6H5 और तीसरा भी C6H5। ये कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? बेंजीन रिंग जो होती है माइनस आई इफेक्ट दिखाती है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, कौन सा दिखाएगी? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? ये क्या करेगा? डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। सो जब नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो उस पोजीशन में ये एक वीक बेस होगा। सो इट्स एक्ट आ वीक बेस। क्या होगा? वीक बेस होगा, एक दुर्बल अम्ल क्षार होगा। और दुर्बल क्षार होने के कारण ये लुईस अम्ल के साथ में रिएक्शन नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग समझ चुके होंगे कि ट्राइमेथिल एमीन में उपस्थित मेथिल ग्रुप प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं, जो ट्राइमेथिल एमीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे एक प्रबल लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है तथा लुईस बेस बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया करके साल्ट बना देता है। बट ट्राइफेनिल एमीन में उपस्थित तीनों फेनिल ग्रुप माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं, जो ट्राइफेनिल एमीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं, जिससे ये एक बहुत ही दुर्बल क्षार के समान व्यवहार करता है, इसलिए बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ 3 मेथिल ग्रुप इन ट्राइफेनिल एनिलीन, सो दिस मेथिल ग्रुप एक्ट ए प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट increase the electron density of nitrogen atom, so act a strong Lewis base and react the Lewis base boron trifluoride and form salt. But triphenyl amine phenyl group is a minus I effect and decrease the electron density on the nitrogen atom, so it is act as weak base एंड डज नॉट रिएक्ट द बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया हो इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राई ब्यूटिल एमीन का निर्माण जो है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की अमोनिया से क्रिया द्वारा नहीं हो रहा है। मतलब अगर हमें टर्सरी ब्यूटिल एमीन बनाना है तो टर्सरी ब्यूटिल एमीन के निर्माण के लिए हम टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की अमोनिया से क्रिया द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका रीजन ये है कि हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है ना। अब इसकी जब भी बेस से रिएक्शन होगी, ठीक है, तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा कि एक H जो होगा Br के साथ चला जाएगा, HBr निकलेगा। यहाँ से एक H निकलेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये HBr निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, मीन्स ये CH3 डबल बॉन्ड CH2। और जो HBr जो होता है वो NH3 से रिएक्शन करता है और NH4Br बना देता है। ठीक है, तो अमोनिया चूँकि एक क्या है? एक बेस है। बेस होने के कारण ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्या करता है? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, जिससे क्या होता है? हमें एक एल्कीन प्राप्त हो जाता है। एल्कीन प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर अमोनिया तो बनी नहीं, इसलिए इसका टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड एमीन का निर्माण इस द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टर्सरी
जो ब्यूटिल ब्रोमाइड है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3 का होल थ्राइस CBr react with NH3, then its reaction is elimination reaction and formed alkene। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है कि जब NH3 से अभिक्रिया होती है तो यह तो अमोनिया क्षारी होने के कारण यह एक विलोपन अभिक्रिया होती है जिससे एल्कीन का निर्माण होता है। क्या होता है? एल्कीन का निर्माण हो जाता है और ट्राइमेथिल एमीन का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए हम इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी जिस प्रकार से टर्सरी मेथिल एमीन के निर्माण जो है हम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड द्वारा नहीं कर सकते, उसी प्रकार से विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में तृतीयक एल्किल हैलाइड द्वारा ईथर का निर्माण नहीं संभव है। इसका देखिए आंसर क्या होगा। हमारे पास जो ईथर हम लोग बनाते हैं तो उसमें ईथर बनाने के लिए हम एल्किल हैलाइड, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम एल्काक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ईथर बनता है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि ईथर का जो प्रिपरेशन हो रहा है तो ईथर के प्रिपरेशन में हम टर्सरी एल्किल हैलाइड नहीं ले सकते। अगर हम टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लें, जैसे इस प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, और इसकी अगर हम सोडियम एल्काक्साइड जैसे सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो जो सोडियम मेथॉक्साइड जो होते हैं या सोडियम एल्काक्साइड जैसे CH3ONA CH3CH2ONA एक नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट के साथ या एक प्रबल क्षार होते हैं। क्या होते हैं? या एक प्रबल क्षार होते हैं। प्रबल क्षार क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में व्यवहार करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण यह जो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड या हैलाइड के साथ विलोपन अभिक्रिया इलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन द्वारा एल्कीन का निर्माण करेंगे। क्या बनाएंगे? एल्कीन का निर्माण करते हैं। तो ये इसका आंसर है कि यहाँ पर सोडियम एल्कोऑक्साइड जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेस क्या करता है यहाँ पर बेस होने के कारण यहाँ से H निकलेगा। H जो होगा Br के साथ चला जाएगा। H जो Br के साथ जाएगा तो HBr जो होगा वो बेस HBr क्या एसिड होता है, एसिड
इसके साथ C2H5ONA के साथ जब क्रिया करेगा तो NaBr बन जाएगा प्लस CH3OH बन जाएगा, यहाँ से H निकलेगा तो ये बन जाएगा एल्कीन CH3C, और ये ऊपर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ये इसका कारण है कि हम अगर टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड या ब्रोमाइड या मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड का उपयोग अगर हम करते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में जो है ईथर बनाने के लिए, तो वहाँ ईथर के बजाय एल्कीन बन जाएगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पर जब हमारे पास एल्किलाइड टर्सरी होगा तो साथ में जो हम एल्को ऑक्साइड लेंगे, तो एल्को ऑक्साइड क्या होता है, वैसे तो न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में व्यवहार कर रहा है, लेकिन इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल के साथ ये स्ट्रांग बेस हो जाएगा। अब स्ट्रांग जब बेस होगा तो स्ट्रांग बेस होने के कारण एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का रिप्लेसमेंट हो जाए। डिस्प्लेसमेंट होने से यहाँ पर एक एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें यहीं पर टर्सरी ईथर बनाना है, ठीक है, तृतीयक ईथर बनाना है, तो हम यहाँ पर जो एल्को ऑक्साइड लेंगे वो टर्सरी फॉर्म में ले लेंगे, ONA, टर्सरी सोडियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड, ये ले लेंगे। अब हम इसकी 1 डिग्री एल्किल एमीन से 1 डिग्री हैलो एल्केन से रिएक्शन करा देंगे, CH3Br से, Br इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री हैलो एल्केन हो गया, हैलो एल्केन। तो अगर 1 डिग्री हैलो एल्केन है तो यहाँ पर आसानी से ये NaBr बन के अलग हो जाएगा और हमें इस प्रकार से ये ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया होगा कि हम टर्सरी एल्किलाइड का उपयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर हम टर्सरी एल्किलाइड लेंगे तो उस परिस्थिति में जो हम एल्को ऑक्साइड लेंगे वो न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा एल्कीन बना देगा। इसलिए ईथर प्रिपरेशन इस द्वारा नहीं कर सकते। इसको नोट कर लें स्टूडेंट। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर CBSE बोर्ड में आया भी था। आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को भाप वाष्पन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया में कौन सा समावी भाप वाष्पित होगा और क्यों? कह रहा है कि व्हाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड द्वारा हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसकी हमें स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। ये हमारे पास एक आर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है जिसमें इस प्रकार से ये बॉन्डिंग हो गई। अब Na2 को ऑक्सीजन और OH का हाइड्रोजन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा आपस में अटैच हो जाएंगी। ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे कहते हैं अंतर अणुक, मतलब इंट्रा, एक ही अणु के अंदर इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक, सो डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड its compound is steam volatile, steam volatile। तो कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यह एक क्या होगा, दुर्बल बंध होने के कारण क्वथनांक को कम कर देता है
जिससे आर्थोनाइट्रोफिनॉल यौगिक क्या होंगे, भाप में वाष्पशील हो जाते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लेते हैं। ये N हो गया, डबल बॉन्ड O ऐसे, यहाँ पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये OH होगा। अब यहाँ पर एक फिनॉल मॉलिक्यूल होगा, दूसरा फिनॉल मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसी प्रकार से आगे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आंतर अणुक है, अंतर मतलब एक अणु से दूसरे अणु में, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, या कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इससे अणु क्या होते हैं, ये एक अणु को दूसरे अणु को जोड़ते हुए चलता है, जिससे इस बंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। कैसे होते हैं, संगुणित, एसोसिएटेड या संगुणित हो जाता है। संगुणित मतलब एक अणु दूसरे अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, इस प्रकार चेन ऐसे बन जाएगी। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी ज़्यादा होगी। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये जो है, ये एक प्रबल बंध है, किससे, इंट्रामॉलिक्यूलर से। इसलिए ये क्या करेगा, यह बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। क्या है, करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा, जिससे यह भाप में वाष्पशील नहीं होगा। क्या होगा, भाप में वाष्पशील नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट स्टीम वोलाटाइल, मतलब भाप में वाष्पशील नहीं होगा। अब जब आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि एक दुर्बल बंध है, ये बॉइलिंग पॉइंट को कम कर रहा है, इसलिए भाप द्वारा वाष्पशील हो जाएगा। जबकि नाइट्रोफिनॉल में क्या है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरा तीसरा से इस प्रकार चेन बन जाएगी, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए ये अणुओं को कॉन्गुलेट, एसोसिएट या संगुणित कर देता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की अवस्था होगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा, ये वाष्पशील नहीं होगा। तो इस प्रकार से आसानी से एक दूसरे को सेपरेट कर सकते हैं हम भाप द्वारा। क्या कर सकते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप में वाष्पशील हो जाएगा, तो वहाँ पर मिक्सचर में क्या बचेगा, ये वाष्पशील हो जाएगा। आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल वाष्पित नहीं होगा भाप में। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और सूचना देना चाहते हैं कि जितने भी हमने 3 वीडियो अभी तक डाले हुए हैं, इन सभी वीडियो के जो है PDF में क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कशन बॉक्स और कमेंट्स में डाल दी है, जहाँ से आप लोग जो है वीडियो देख भी सकते हैं, और चाहें तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके दोबारा भी पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे टारगेट 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अन्य वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।